आपने मॉब लिंचिंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई भी सीधा साधा इंसान जो ज़ाहिरी तौर पर रहम दिल लगता है, उसे भी इंसान से हैवान बनते देर नहीं लगती जब वो किसी मॉब का हिस्सा बन जाता है। आइए समझते हैं क्या कर सकते हैं मैं और आप इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए, और क्या वजह है इन बढ़ते हुए वाकयात के पीछे। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे दिखाए हैं। शख्स की बात में लाश भी जला दी गई। तो सर ये आपको आग में क्यों नहीं जलाएंगे? इनकी ज़हनियत ही है। मॉब कहते हैं ऐसी भीड़ को जिसके इरादे किसी पर तशद्दुद करने या उसको जान से मार देने के हों। इसकी एटिमोलॉजी लातीनी जबान से है, मोबिले वुल्गुस। मोबिले जिसे इंग्लिश में मोबाइल कहते हैं यानी कि चलता फिरता, वुल्गुस कहते हैं क्राउड को यानी कि भीड़ या हुजूम। लिंचिंग लफ्ज का इस्तेमाल पहली दफा अमरीकी जंग आजादी के दौरान हुआ, जहाँ किसी भी कसूरवार या बेगुनाह शख्स को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के सजाए मौत दे दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि लफ्ज लिंच चार्ल्स लिंच या फिर विलियम लिंच के नामों से आया है। इन दोनों का ताल्लुक उस दौर की मिलिट्री से था। तो मॉब लिंचिंग का मतलब हुआ ऐसा हुजूम जो बिना किसी कानूनी कार्रवाई के किसी शख्स पर तशद्दुद करे या फिर उसे जान से मार दे। भीड़ या हुजूम क्राउड को भी कहते हैं। क्राउड और मॉब में जो बुनियादी फर्क है वो है इंटेंशन का, यानी कि इनके इरादे। अगर एक क्राउड के इरादे किसी को जान से मार देने के हों तो फिर वो मॉब कहलाएगा, नहीं तो उसे क्राउड ही कहेंगे। ये हो गया क्राउड और ये हो गया मॉब। मॉब लिंचिंग को आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो जिसमें एक इंसान सिर्फ मॉब के कहने पे किसी भी शख्स को कसूरवार मान लेता है बिना सोचे समझे। दूसरा जिसमें वो मॉब का हिस्सा बनकर तशद्दुद शुरू कर देता है। आइए समझते हैं एक आम इंसान का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है जब वो किसी खबर को पहली बार सुनता है। ये आम इंसान कोई भी और किसी भी रंग या नस्ल का हो सकता है। अब क्योंकि इस बात का ताल्लुक इंसानी नफ्सियात से है तो उसकी तालीम क्या है, वो क्या काम करता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो कोई सब्जी वाला, डॉक्टर, हाउसवाइफ, बस कंडक्टर, किसी टीवी की अदाकारा या स्कूल टीचर कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि इटली में जो पिज्जा टावर है उसे किसने बनाया। आप YouTube पे एक वीडियो देखते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि इसे 1453 में वहां के किसी मुकामी बादशाह जिसका नाम अलेसांद्रो वेंतुरिनी था उसने बनाया। इसको तामीर करते वक्त तकरीबन 2 साल लगे और 1500 मजदूरों ने इस पे काम किया। क्योंकि ये खबर सुनने में सच लगती है तो ज्यादातर लोग इसे सच ही मानेंगे। अब इसी इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। एक दूसरी वीडियो में आपको बताया जाता है कि इस टावर को उस वक्त तामीर किया जब यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत थी और इसको बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि काइम अली शाह का कोई दूर का रिश्तेदार था। अब ये वाली इंफॉर्मेशन सुनने में इतनी अजीब है कि शायद ही कोई इस पर यकीन करे। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन गलत हैं, लेकिन क्योंकि पहले वाली सुनने में सच लगती है तो ज्यादातर लोग इसी पे यकीन करेंगे। 9/11 के बाद दुनिया में कहीं भी कोई टेररिस्ट अटैक होता था तो आमतौर पर अलकायदा या बिन लादेन का नाम आता था, क्योंकि उस वक्त ये सुनने में सच लगता था। अगर इंडिया में किसी मंदिर के बाहर गाय के गोश्त का टुकड़ा मिलता है और खबर आती है कि ये किसी मुसलमान की हरकत है तो लोग इसे आसानी से मान लेते हैं, क्योंकि ये बात सुनने में सच लगती है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में किसी मॉब ने किसी क्रिश्चियन या हिंदू को पकड़ रखा है ये कह करके उसने इस्लाम की तौहीन की है तो वहां से गुजरने वाले लोग आमतौर पर इस बात को सच मानेंगे, क्योंकि ये बात सुनने में सच लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला अगर दोनों एक ही मजहब के हों तो फिर क्या होगा। इस बात का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा जब हम क्राउड मेंटेलिटी यानी कि एक हुजूम की ज़हनियत पर बात करेंगे। पहली वजह हो गई ऐसी इन्फॉर्मेशन या खबर जो सुनने में सच लगे। अब आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। जोसेफ गोबल्स जो एक जर्मन पॉलिटिशियन था, उसका कहना था कि अगर एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है और लोग उस पर आसानी से यकीन कर लेते हैं। बार बार दोहराने को आजकल के दौर में 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला तो ये कि उस खबर को बार बार टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर दिखाया जाए, और दूसरा ये कि बहुत से लोग एक क्राउड या मॉब उसे सच मानती हो। तीसरा फैक्टर जिसकी वजह से एक इंसान किसी भी खबर को सच मान लेता है वो होते हैं इंसानी जज्बात, यानी कि इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसा हो जिसको सुनकर आपके जज्बात को ठेस पहुंचे। और याद रखिएगा कि आपके जज्बात आपकी अकल को वक्ती तौर पर अंधा कर देते हैं। इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके आप किसी आम इंसान को बड़ी आसानी से ना तो सिर्फ बेवकूफ बना सकते हैं बल्कि अपनी मर्जी से उससे कुछ भी करवा सकते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है तनकीदी सोच रखना, यानी कि किसी भी खबर को मान लेने से पहले उस पर रिसर्च करना। तनकीदी सोच का मतलब ये नहीं कि आप छोटी से छोटी खबर सुनने के बाद उस पर रिसर्च करने बैठ जाएं। किसी भी खबर को सुनने के बाद अगर आपके दिल में नफरत पैदा होती है या आपको गुस्सा आता है तो आप उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में एक सवालिया निशान की तरह रखिए और उस पर पूरी तरह से यकीन कर लेने से पहले तसल्ली कर लीजिए कि वो खबर वाकई में सच्ची है। अब आते हैं
मॉब लिंचिंग के दूसरे एक्ट की तरफ, यानी कि क्यों कोई आम इंसान एक बात को सच मानकर मॉब का हिस्सा बनकर तशद्दुद शुरू कर देता है। इस अमल को समझने के लिए हमें पहले इन 3 चीजों को समझना होगा: शऊर यानी कि कॉन्शियस, लाशऊर यानी कि अनकॉन्शियस, और एक हुजूमी ज़हनियत यानी कि मॉब या क्राउड मेंटेलिटी। शऊर दिमाग के उस हिस्से को कहते हैं जो तब तक हाजिर होता है जब तक एक इंसान जाग रहा होता है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो हर वो अच्छा और बुरा काम जो हम अपनी मर्जी से करते हैं उसमें शऊर का अमल दखल होता है। लाशऊर दिमाग का वो हिस्सा है जिसमें हमारी सोचें, यादें, जज्बात या घुटी हुई ख्वाहिशात और गुस्सा जमा होता है। ऐसा समझ लीजिए कि लाशऊर शऊर का एक ऐसा पुरसरार सा बाप है जो शऊर की समझ और पहुंच दोनों से बाहर है। लाशऊर इंसान से ऐसे काम करवा सकता है जो कि ना तो हमारे बस में होते हैं या फिर हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। सोते वक्त जब हम ख्वाब देखते हैं तो उसमें इस्तेमाल हमारे लाशऊर ही का होता है। एक इंसान जब नींद में चलता है या फिर बातें करता है तो उसमें भी लाशऊर ही का इस्तेमाल होता है। अब ऐसा नहीं है कि लाशऊर सिर्फ उस वक्त एक्टिव होता है जिस वक्त इंसान सो रहा होता है। ये हमसे जीते जागते हमारी मर्जी के बगैर हमसे बहुत कुछ करवाता है जिसके बारे में हमें इल्म तक नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि खाना खाते वक्त अक्सर लोगों से टेबल पर पड़ा हुआ पानी का ग्लास गिर जाता है। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली तो हो गई पुअर डेप्थ परसेप्शन, यानी कि इंसान को अंदाजा नहीं रहता कि ग्लास उससे कितने फासले पर है। लेकिन अगर उसकी नजर बिल्कुल ठीक है तो सिगमुंड फ्रॉइड, जिसने नफ्सियाती तज्जिये यानी कि साइकोएनालिसिस की बुनियाद रखी, उसके मुताबिक ये इंसान की लाशऊरी या घुटी हुई ख्वाहिश है, यानी कि वो चाहता है कि महफिल में उसकी प्रेजेंस को नोट किया जाए। ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से नहीं करता बल्कि उसका लाशऊर उससे करवाता है। उससे और देखने वाले दोनों को ही ऐसा लगता है शायद ये सब कुछ गलती से हुआ है। इस तरह के रवैये को नफ्सियाती जबान में फ्रॉइडियन स्लिप कहते हैं, जो कि स्लिप ऑफ द हैंड की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा जब हम किसी शख्स को गलत नाम से पुकारते हैं, यानी कि अपनी बेटी को माँ के नाम से या माँ को बीवी के नाम से, तो ये भी फ्रॉइडियन स्लिप की एक दूसरी किस्म है जिसे हम नफ्सियाती जबान और आम जबान दोनों में जबान का फिसलना कहते हैं। फ्रॉइड के मुताबिक इसका मतलब हो सकता है कि हमारे दिमाग में हमारी फैमिली को लेके कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है इसको सिर्फ और सिर्फ एक नफ्सियाती तज्जियाकार यानी कि साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। ऐसे रवैये को समझना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। आपका लाशऊर आपसे सच तक बुलवा सकता है बिना आपकी मर्जी के। एक बहुत मशहूर वीडियो है जॉर्ज बुश की, जिसमें वो कहना चाह रहे थे कि रशिया का यूक्रेन पर हमला जालिमाना और बिला जवाज है। यूक्रेन के बजाय उनके मुंह से इराक निकल गया। To launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. Of Ukraine. इन दोनों मिसालों का मॉब लिंचिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं सिर्फ आपको लाशऊर की कॉम्प्लेक्सिटी समझाने के लिए कर रहा था। अब आते हैं घुटे हुए गुस्से की तरफ, जिसका ताल्लुक सीधा मॉब लिंचिंग के साथ है। घुटा हुआ गुस्सा उस गुस्से को कहते हैं जिसे सालों से कोई इंसान अपने अंदर दबाता चला आ रहा हो। एक औरत जो अपने शौहर के हाथों अक्सर जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनती हो, उसका लाशऊर इस घुटे हुए गुस्से से भरा हुआ होगा जो किसी भी वक्त किसी भी सूरत में बाहर आ सकता है। या फिर एक आदमी जो अपने जाती और मुल्की हालात को लेकर सालों से परेशान हो, उसकी कैफियत भी सेम होगी। हो सकता है कि ऐसे लोग किसी ऐसी बात पर बुरी तरह से भड़क उठें जो जाहिरी तौर पर बहुत मामूली लगती हो। अब समझते हैं क्राउड की मेंटेलिटी को। नफ्सियाती पहलू से अगर किसी ने आज तक एक क्राउड की मेंटेलिटी को सही तरह से समझा और समझाया है तो वो है गुस्ताव ले बॉन। ये 19वीं सदी के एक राइटर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और सोशलिस्ट थे। इनकी किताब द क्राउड अ स्टडी ऑफ पॉपुलर माइंड, जिससे बेनितो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर जैसे डिक्टेटर बहुत मुतासिर थे। इनका ये किताब लिखने का मकसद हरगिज किसी जालिम डिक्टेटर की मदद करना नहीं था, बल्कि सिर्फ ये समझाना था कि एक इंसान जब किसी भीड़ या हुजूम का हिस्सा बनता है तो कैसे बिहेव करता है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मॉब भी मॉब बनने से पहले एक क्राउड होता है, तो इसलिए इन दोनों के सोचने का तरीका और इनका रवैया बिल्कुल सेम होगा। लेबॉन का कहना था कि कोई भी क्राउड या मॉब तबाही की ताकत से भरपूर होता है, ऐसी ताकत जिस पे खुद इस हुजूम का कंट्रोल नहीं होता। क्राउड में एक सीधा साधा और अच्छा इंसान भी बेअदब, बद तहजीब और गैर मंतकी यानी कि इर्रेशनल हो जाता है। लोग अपनी खुद मुख्तारी और शऊर को वक्ती तौर पर भूलकर अपने जज्बातों को अपने ऊपर हावी करके इंतहा पसंदी पर उतर आते हैं। वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो किसी जिद्दी बच्चे या फिर उन इंसानों की तरह होती हैं जो कि दुनिया में लाखों साल पहले मौजूद थे। जैसे ही कोई तन्हा शख्स किसी भीड़ का हिस्सा बनता है तो हो सकता है वो दूसरों की देखा देखी गैर मुहज्जिबाना अमल शुरू कर दे, और इसी शख्स को अगर आप अकेले में मिलें तो शायद वो बहुत वेल एजुकेटेड और रहमदिल इंसान हो। क्राउड में इंसान शऊर से नहीं बल्कि अपनी जिबिल्लत यानी इंस्टिंक्ट से काम
लेता है और कुछ देर के लिए इंसान से हैवान बन जाता है। ले बॉन के मुताबिक इस हैवानी रवैये की एक बड़ी वजह उस जिम्मेदारी का खत्म हो जाना है जो एक मॉब के अंदर रह के कुछ भी करने के बाद कभी किसी इनफरादी शख्स पर नहीं बल्कि पूरी मॉब पर आयद होती है। यानी कि कुछ भी करने के बाद कसूर आपका नहीं बल्कि पूरे हुजूम का होगा। एक हुजूम का सच और झूठ के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर आप उसे इल्यूड कर सकते हैं यानी कि धोखे में रख सकते हैं या फरेब दे सकते हैं तो आप उस पर अपना कंट्रोल भी रख सकते हैं और उससे अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं। और अगर आप उन्हें सच्चाई बताएंगे तो आपके खून के प्यासे हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपको दिमाग या शऊर से नहीं बल्कि जज्बात से काम लेना होगा। ले बॉन की ये थ्योरी सुनने के बाद आपके जहन में एक बात जरूर आई होगी, अगर मॉब के रवैये का ताल्लुक इंसानी नफ्सियात के साथ है तो ऐसा सुनने में क्यों नहीं आता कि अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे खित्ते में कभी मॉब लिंचिंग हुई हो। यूरोप, अमेरिका तो दूर की बात है, कभी डिफेंस या डीएचए जैसे इलाकों में भी हमने कभी मॉब लिंचिंग के बारे में नहीं सुना। ले बॉन ने ये किताब 19वीं सदी के आखिर में लिखी थी। उस वक्त यूरोप के हालात तकरीबन ऐसे ही थे जैसे पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं। लेकिन अगर हम अपने मुल्क में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग की रूट कॉज को देखें तो ये वो नफरत है जो बचपन से हमारे दिमागों में डाल दी जाती है। ये नफरत किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हो सकती है, I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. किसी दूसरे मजहब के खिलाफ, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मजहब है इसलिए। या फिर हमारे ही मजहब के किसी और फिरके के खिलाफ। मुझे याद है 90s में बचपन में जब मैं स्कूल जाया करता था तो दीवारों पर लिखा हुआ होता था काफिर काफिर, शिया काफिर, जो ना माने वो भी काफिर। अगर इस जुमले को लिखने वाले के नजरिए से देखा जाए तो उसके कहने का मतलब है कि शिया तो काफिर है ही, लेकिन अगर कोई हमसे डिसएग्री करेगा तो उससे भी काफिर ही करार दिया जाएगा। हमारी परवरिश के दौरान हमें किसी मुख्तलिफ सोच या अकीदा रखने वाले को एक्सेप्ट करना नहीं सिखाया जाता। एक्सेप्ट करना तो दूर की बात, हम उसे मारने, पीटने या जान से मार देने को सवाब समझते हैं। हमें सिखाया जाता है कि हम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हैं। यह सोच वक्त के साथ साथ घमंड में तब्दील हो जाती है और हम अपने से मुख्तलिफ लोगों को बुरी और हकीर नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों के बाद आते हैं हमारे मुल्की और माली हालात, हमारे खानदानी मसले मसाइल, बढ़ती हुई महंगाई, बच्चों के स्कूल की फीसें, लोड शेडिंग। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बुनियादी जरूरियात यानी कि नौकरी, तालीम, सेहत और इंसाफ एक लग्जरी बन चुकी है एक आम इंसान के लिए। ये सब मसले मसाइल जो कि सिंगुलरली बेमायने से लगते हैं, लेकिन जब मिलकर एक इंसान के शऊर और लाशऊर में घुटे हुए गुस्से की सूरत में जमा होते रहते हैं तो वो इंसान वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता एक चलता फिरता बॉम्ब बन जाता है जो कहीं भी किसी पर भी बिना सोचे समझे फट सकता है। याद रखिएगा कि जो शख्स मॉब का हिस्सा बन के तशद्दुद शुरू कर देता है वो मेरी और आप ही तरह का एक आम सा इंसान होता है। इस रवैये को बदलने के दो ही तरीके हैं, पहला हो गया तनकीदी सोच और दूसरा अपने से मुख्तलिफ इंसान को एक्सेप्ट करना और बर्दाश्त करना। एक अच्छे इंसान की पहचान उसका रवैया होता है, ना कि उसकी कौमियत या फिर मजहबी और सियासी अकीदा। एक कॉमन मैन की पहुंच होती है उसके घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों तक। अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग और टॉलरेंस जैसे रवैये को अपनाना शुरू करते हैं तो अपने करीबी लोगों के लिए एक अच्छी मिसाल बन सकते हैं। ऐसा करने से शायद मॉब लिंचिंग पूरी तरह से खत्म तो ना हो लेकिन कम जरूर हो जाएगी और हमारी आने वाली नस्लों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।